एवरीवन। तो अभी तक हमने जैसे कि सभी को पता है 20 क्वेश्चंस आते हैं, 10 लॉन्ग आते हैं, 10 शॉर्ट आते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने हमारा ऑलमोस्ट 10 शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं जीएस पेपर 3 के। ये लास्ट के 3 शॉर्ट वाले हैं। इसके बाद हमारे लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन के दौरान सुरक्षा एवं संस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका का वर्णन कीजिए। कहना चाह रहा है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसकी सुरक्षा एवं संस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की भूमिका का वर्णन कीजिए। अभी सभी को पता है कि हर डिपार्टमेंट सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं एआई से कनेक्ट किया जा रहा है। तो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट इसका हेल्प कैसे लेता है? तो सबसे पहले मैं आपको एक इंडिया का मैप दिखाती हूँ। ये कुछ एरियाज़ हैं जिसमें ये बताना चाह रही हूँ कि कौन सा एरिया मोस्टली किस चीज़ से अफेक्टेड है। जैसे अर्थक्वेक का एरिया जो ये ऑरेंज में है, जो ये डार्क ग्रीन का है ये साइक्लोन से अफेक्टेड, चक्रवात से अफेक्टेड होता है। जो ये पैरेट ग्रीन है वो ड्रॉट मतलब सूखा से अफेक्टेड होता है। ठीक है, ये एक मैप हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। भारत जैसे आपदा संवेदनशील देश में भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन एवं औद्योगिक दुर्घटनाएं आम हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारंपरिक आपदा प्रबंधन प्रणाली की सीमाओं को दूर कर तकनीकी उपकरण का प्रयोग करता है। किस प्रकार से भूमिका निभाता है? आपदा पूर्ण चरण में, आपदा होने के पहले चरण में पूर्वानुमान बताता है, मॉडलिंग बताता है, जोखिम मानचित्रण करता है। मतलब आपने देखा होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में या आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आ जाती है कि 24 घंटे बाद भारी वर्षा इन क्षेत्रों में, ऐसे मैसेजेस आते हैं। तो ये पूर्वानुमान होता है। फिर होता है सुरक्षा एवं संरक्षण के आपदा के दौरान चरण। जब डिज़ास्टर आ चुका होता है तब किस तरीके से, तो आप देखते होंगे कि अब एक बात बताइए, फ्लड आया है, बाढ़ आई है, तो उस फ्लड में तो घुस नहीं जाएंगे कि अरे बाढ़ कहाँ कहाँ आई है, तो ड्रोन का हेल्प लेंगे जो कि दूर से ही जो है वो बता देता है। रोबोटिक्स, भीड़ प्रबंधन, अचानक से फ्लड आया है तो वहाँ के लोगों को जो है वो चेंज करना, उनका एरिया, उन लोगों को वहाँ से शिफ्ट करना वगैरह। संचार व्यवस्था, आपदा पश्चात चरण मतलब आपदा डिज़ास्टर को 3 टाइप से जो है वो सॉल्व किया जा सकता है, तो इस तरीके से उसने भूमिका निभा दी। फिर आता है सुरक्षा एवं संरक्षण के व्यापक लाभ। अब एआई जो है वो किस तरीके से सिक्योरिटी जो है वो डिसाइड करती है। निर्णय निर्माण में गति एवं सटीकता। अब ये बताइए कि जो ये इंडिया का मैप जो है बताया गया, तो कहीं ना कहीं इसमें एक निर्णय लिया गया। सटीकता मतलब ऑब्जेक्टिविटी, एग्जैक्टली कौन कौन सा एरिया किस चीज़ से अफेक्टेड है ये बताना ईजी हुआ। मानव जोखिम में कमी, अब हमें चीज़ें पहले से पता होंगी तो हम जो है वो अवेयर रहेंगे। संसाधनों का कुशल संरक्षण उपयोग, आपदा प्रतिरोधी समाज की दिशा में कदम। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने आपदा प्रबंधन को प्रतिक्रियात्मक से पूर्वानुमानात्मक और निवारण दृष्टिकोण की ओर मोड़ा है। यदि इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रणनीतियों, डिजिटल इंडिया एवं क्षमता निर्माण के साथ समन्वित किया जाए तो ये हमारा हो गया कंक्लूजन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मतलब जनरली आज जो है क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमारे एआई से रिलेटेड क्या क्या हमने डेवलपमेंट किए हैं। भारत की सुरक्षा व्यवस्था में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास मतलब DRDO है ना, संगठन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। हमें DRDO के बारे में बताना है कि वो हमारी सुरक्षा का व्यवस्था किस प्रकार से कर रही है, कैसी उसकी भूमिकाएं हैं। तेजी से बदलते वैश्विक सुरक्षा परिवेश में किसी भी राष्ट्र की सामरिक मजबूती उसके स्वदेशी रक्षा अनुसंधान एवं तकनीकी क्षमता पर निर्भर करती है। यह दायित्व DRDO निभाता है। तो मैंने इस चीज़ को पूरा ना लिख के मैंने DRDO लिख दिया, जो कि आपको नहीं करना है। आपको इंग्लिश में वर्ड इंग्लिश नहीं लिखना है, आपको प्योर हिंदी लिखना है, इंग्लिश यूज़ नहीं करना है मेंस आंसर राइटिंग में। अभी आप नोट्स के लिए कर सकते हैं। भूमिका कैसे है?
सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता में वृद्धि, जल, थल एवं वायु के सेना में तेजस लड़ाकू विमान जैसे अर्जुन टैंक जैसे पनडुब्बी जैसी चीज़ों का विकास करना, डेवलपमेंट करना। स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी का विकास, मिसाइल जैसे अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों का परीक्षण कर सेना में देना, एयर डिफेंस, रडार सिस्टम वगैरह प्रोवाइड कराना। आत्मनिर्भर भारत एवं रक्षा निर्यात में बढ़ावा, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, रक्षा उपकरण जैसे प्रोवाइड करना। आपदा प्रबंधन, बम निरोधक तकनीकी, निगरानी ड्रोन जैसे केमिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर। हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपको किसी चीज़ का हिंदी में मीनिंग नहीं आता है तो आप इंग्लिश को ही जो है वो देवनागरी भाषा में ही लिख सकते हैं। जैसे केमिकल, रासायनिक भी लिखा जा सकता था, बट आप इसको केमिकल, अगर आपको उस टाइम पे याद नहीं आ रहा है तो आप वो लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। बट हाँ, ये 1 से 2 वर्ड के लिए है, ऐसा नहीं कि आप पूरी ही चीज़ें जो मोस्टली चीज़ें ऐसी करने लगे, वो भी फिर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। रणनीतिक एवं परमाणु सुरक्षा में योगदान, बैलिस्टिक मिसाइल और डिफेंस। सीमाएं एवं चुनौतियां क्या है इसमें? परियोजनाओं में विलंब, तकनीक के व्यावसायीकरण की धीमी गति, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने की आवश्यकता। फिर आता है कंक्लूजन। भविष्य में यदि समयबद्ध परियोजना क्रियान्वयन, निजी सहभागिता और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए तो DRDO भारत को सशक्त और सुरक्षित राष्ट्र बनाने में प्रभावी सिद्ध होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित कीजिए तथा उनसे निपटने के लिए किए गए प्रयासों की व्याख्या कीजिए। तो ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी तट रेखा है वहाँ पे जो चुनौतियाँ आ रही हैं, जैसे कि आप आतंकवादी हमले देखते हैं, हम अगर कोई भी चीज़ें हो जाती हैं, कोई भी गतिविधि हो जाती है, तस्करी हो जाती है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं समुद्र के एरिया को अपनाकर ईज़िली किया जाता है। तो इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। भारत की 7500 किलोमीटर से अधिक लंबी तट रेखा, द्वीप क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा बढ़ती समुद्री गतिविधियां भारतीय तटरक्षक बल की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती हैं। इसकी चुनौतियां क्या हैं, क्योंकि चुनौतियां ही बताना है सबसे पहले। अवैध गतिविधियां, समुद्री तस्कर, गुजरात में स्पेशली बहुत एग्जाम्पल मिल जाता है। मानव तस्करी, समुद्री आतंकवादी घुसपैठ, 26/11 आतंकवादी हमला याद होगा, सभी को याद होगा, कितना दर्दनाक था। मछुआरा वेश में घुसपैठ करना, मतलब मछुआरे के वेश में आते हैं कि हम मछली पकड़ रहे हैं और वो घुसपैठ बन जाते हैं। विशाल समुद्री क्षेत्र की निगरानी, EEZ, द्वीपीय क्षेत्र और सीमित संसाधन, ठीक है। तकनीकी एवं मानव संसाधन, प्राकृतिक आपदाएं, तो मैंने कहीं ना कहीं ये आपको हेडिंग दे दिया, क्योंकि मेरा जो आंसर राइटिंग है वो फॉर्मेट है ना, वर्ड टू वर्ड तो दे नहीं सकते, ना ही आपको याद रहेगा, ना ही वो सही तरीका है। आपका जो आंसर है वो इनोवेटिव होना चाहिए। मैं आपको काफ़ी सारे आपको इसी अकॉर्डिंग जो है वो हेडिंग्स मिल जा रही हैं, अगर आप वो नोट कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। चुनौतियों से निपटने के प्रयास, समुद्री क्षेत्र में जागरूकता जैसे कोस्टल सर्विलांस, रडार चेन वगैरह। क्षमता संवर्धन जैसे फास्ट अटैक क्राफ्ट, हेलीकॉप्टर। बहु एजेंसी समन्वयन, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर, क्वाड आपने सुना होगा। आपदा प्रबंधन एवं मानवीय सहायता लेकर। इस तरीके से ये सारे आपके स्टेप्स हो सकते हैं चुनौतियों के समाधान। समसामयिक घटनाएं दर्शाती हैं कि तकनीकी आधुनिकीकरण, बहु एजेंसी समन्वयन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से यह बल बदलती समुद्री चुनौतियों का प्रभावी समाधान कर रहा है। आई होप कि आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब हमारे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कशन होंगे। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं क्या होता है। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि लॉन्ग और शॉर्ट के लिए आपको पेजेस एक्स्ट्रा मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक पेज पे आपके जैसे क्वेश्चन होगा, सेकंड पेज पे आपको इन दोनों ही पेपर में आपको आंसर करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको थर्ड पेपर भी मिलेगा जो है वो लॉन्ग के लिए, ऐसा नहीं है। वर्ड्स लिमिट होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है। ओके फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।